नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। हर रोज हम आपके लिए राजनीतिक गलियारे से खबर लेकर आते हैं और लोग भी आते हैं, लेकिन वो सारी खबरें अटकलों पर आधारित होती हैं। नेता क्या करेगा क्या नहीं करेगा इससे जुड़ी खबरें होती हैं, लेकिन आपको भी पता है कि नेता जब तक कर न ले तब तक उसके बारे में कोई भी अनुमान लगा पाना सही नहीं होता, संभव भी नहीं होता। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बिल्कुल नया है और फैक्ट्स पर आधारित है और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चुनाव पर खर्च संबंधी भारत के विधि और कंपनी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों को अगर आधार माने तो सहज ही अनुमान आपको हो जाएगा कि चुनाव के इंतजाम में होने वाला जो खर्च है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मोटे अनुमान के मुताबिक हर 5 साल में खर्च 2 गुना बढ़ रहा है। निर्वाचन आयोग और भारत के विधि और कंपनी मामलों के मंत्रालय के वेबसाइट पर ये आंकड़े उपलब्ध हैं, आप जाकर खुद वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वर्तमान लोकतंत्र को लेकर आपको फिटगुल हो रहा है तो ये आंकड़े शायद आपको ज्यादा चिंतित नहीं करेंगे, उल्टे प्यास न होने पर भी कोको कोला पीने जैसा मजा देंगे। अगर आप बैड फील कर रहे हैं तो ये चुनाव संबंधी सूचना कुछ कड़वी लगेगी। प्यास बुझाने के लिए पानी की जगह कोको कोला गटकने की अनिवार्य मजबूरी जैसी लगेगी। इन आंकड़ों को देखकर फील गुड के फरिश्ते कहेंगे कि चुनाव संपन्न कराने के लिए बढ़ता खर्च देश की बढ़ती आर्थिक संपन्नता का उदाहरण है और यह खर्च देश में लोकतंत्र को निरंतर सुरक्षित करने और उसे मजबूती प्रदान करने के प्रयासों का एक पैमाना है। शायद मातम के मसीहा भी ऐसा कहेंगे। वे शायद इतना और जोड़ सकते हैं कि यह खर्च कुछ ज्यादा है लेकिन जरूरी है। इस बात से तो सभी सहमत होंगे कि चुनाव कराने का बोझ बढ़ा है, क्योंकि देश की आबादी और उसी अनुपात में वोटरों की संख्या भी बढ़ी है। तमाम वोटर स्वतंत्र और निर्भय होकर वोट देने के अधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिए चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने से लेकर वोटर और वोटिंग मशीनों की सुरक्षा तक के इंतजाम करने पड़ते हैं। जाहिर है इससे खर्च तो बढ़ेगा ही। चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव मानने वाले वोटर भी शायद चुनाव में बढ़ते खर्च को वाजिब ठहरा सकते हैं। हालांकि उनको ये दर्द भी सालता होगा कि इस खर्च का बोझ देश के नागरिक होने के नाते उन पर ही पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मानते हैं कि चुनाव का बढ़ता खर्च वोट देने की स्वतंत्रता और निडरता का माहौल मजबूत होने का प्रमाण है? क्या वोटरों की बढ़ती संख्या और चुनाव खर्च के अनुपात में कोई तालमेल उनको दिखता है? भारत में औसतन 60-70% के बीच वोट पड़ते हैं, ये आपको भी पता है। कभी कहीं का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं का घटता रहता है। ऊपर से लोकतंत्र का उत्सव लहर की सवारी के बिना परवान चढ़ता नहीं है। लहर होना चाहिए तभी परवान चढ़ेगा। फिर भी 2014 के लोकसभा चुनाव में 66% से ज्यादा वोट नहीं पड़े हैं। वह चुनाव पिछले चुनावों में सबसे अधिक खर्चीला था, ये भी कहा जा रहा है, ये आंकड़े बता रहे हैं। फिर भी 30-40% वोटरों ने वोट नहीं किया। यह बात सही हो सकती है कि वोट न देने वाले 30-40% वोटरों में ऐसे लोग जरूर होंगे जो वोट देने के अपने अधिकार से गाफिल हैं, उनको पता ही नहीं है कि वोट देने का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है और देने नहीं जाते हों। लेकिन क्या उनमें ऐसे वोटरों की संख्या कम है जो डर के मारे मतदान केंद्रों तक नहीं जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। या जिनको मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोक दिया जाता है? और तो और, क्या इसका कोई हिसाब है किसी के पास कि जो 60-70% वोट पड़ते हैं उनमें कितने प्रतिशत वोट बोगस हैं? मशीन के आने से बूथ की छपाई का खेल कम हुआ है और वैसी सूचनाएं बहुत कम आ रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के 5 साल पहले और बाद के आंकड़ों की तुलना अगर आप करेंगे तो यह तथ्य सामने आएगा कि बीते सालों में वोटरों की संख्या बढ़ी है और मतदान केंद्रों की भी संख्या बढ़ी है, लेकिन उनके अनुपात में वोट पड़ने का प्रतिशत नहीं बढ़ा है। यानी आज भी 60-65% वोट ही पड़ते हैं, लेकिन खर्चा कई गुना बढ़ रहा है। यानी चुनाव खर्च का बढ़ना जारी है, लेकिन वोट पड़ने का प्रतिशत जहां का तहां ठहर गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके जहन में सवाल नहीं उठता है? क्या यह सवाल चुनाव खर्च बढ़ने के पीछे कुछ और कारण होने का संकेत नहीं करते हैं? क्या वोटरों के तरह तरह के अनुभव ये नहीं कहते हैं या बताते हैं कि चुनाव खर्च का बढ़ना वोट देने के अधिकार पर बढ़ते खतरे का संकेत भी हो सकता है? आपको ये पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग के उस खर्च में वह खर्च शामिल नहीं है जो चुनाव प्रचार पर पार्टी या गठबंधन खर्च करते हैं।
या फिर उम्मीदवार खर्च करते हैं। उनमें बाहुबल पर रुपयों में होने वाले खर्च का कोई वैध आंकड़ा तो किसी के पास है नहीं। धनबल में भी कितना सफेद धन है और कितना काला, ये मालूम करना बहुत कठिन है। चुनाव प्रचार के दृश्य तो यह संदेह पुख्ता करते हैं कि अब सामान्य आदमी चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता है। लड़ने के लिए लाखों रुपए और सीट पर कब्जा के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। ज्यों ज्यों चुनाव लड़ने के लिए वाजिब धनबल बाहुबल की धाक बढ़ रही है, वैसे वैसे वोट देने के अधिकार पर खतरा बढ़ रहा है। ये समझना पड़ेगा आपको। चुनाव आयोग का बढ़ता खर्च इस ओर इशारा भी करता है। इस इशारे को समझने के लिए फिलहाल एक मिसाल है, टोटलाइजर का प्रस्ताव। टोटलाइजर का प्रस्ताव आप शायद सुना होगा आपने इस प्रस्ताव के बारे में, लेकिन जरूर भूल गए होंगे, क्योंकि टोटलाइजर के प्रस्ताव पर कहीं मीडिया में चर्चा हो ही नहीं रही है। सोशल मीडिया में भी नगण्य है। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में टोटलाइजर उपकरण लगाने का प्रस्ताव है। वैसे टोटलाइजर प्रस्ताव के बारे में देश के आम आदमी या मतदाता शायद ही कुछ जानते हैं। आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा रुचि रखते होंगे खोजबीन में, तो शायद आपको पता होगा। पिछले 2 साल में मुख्य धारा के मीडिया में इस पर चर्चा भी बंद हो चुकी है। सोशल मीडिया का तो शायद इस पर कोई ठोस विमर्श करने में रुचि ही नहीं है। इस बारे में अगस्त 2016 में एकाध अखबार में एक छोटी सी खबर आई थी। फिर 2017 में एक खबर आई और फिर गुम हो गई। टोटलाइजर शब्द तक का मीडिया से गायब हो जाना बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। टोटलाइजर एक यंत्र है जिसे निर्वाचन आयोग ने बूथवार मतदान केंद्र मतदान पैटर्न को छिपाने के लिए प्रस्तावित किया था। उसने इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए बूथों में होने वाली वोटिंग की गिनती टोटलाइजर तंत्र के तहत लगभग 14 बूथों के वोटों को एक साथ किए जाने के प्रावधान की अनुमति मांगी थी। यानी आप तो जान जाते हैं कि किस बूथ पर किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को कितना वोट मिला है गिनती के बाद, लेकिन ऐसा किसी को पता न चले इसलिए उसने एक नहीं 14 मतदान केंद्रों के ईवीएम मशीन के वोट को एक साथ करके गिनती का प्रस्ताव दिया था, ताकि किसी नेता को, किसी पार्टी को पता नहीं चले कि फलाना बूथ पर उसकी पार्टी या उम्मीदवार को कितने वोट मिले। इस सिलसिले में 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मतदाताओं को संबद्ध चुनाव में डराने और रोकने के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों में मतों को गिनती की प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। 2014 के आम चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री पर मतदाताओं को धमकी दिए जाने का आरोप लगा था। उनकी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रीडिंग से वोटिंग पैटर्न का पता लगा ले रही थी। सबको पता लग जाता है। निर्वाचन आयोग ने 2014 में होशंगाबाद में पाया कि सोहागपुर क्षेत्र के मोकालवाडा मतदान केंद्र में सिर्फ एक मतदान हुआ है, यानी एक वोट गिरा है। आयोग ने उस वोटिंग बूथ सहित कई अन्य क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत से पहले चुनावों के बैलेट पेपर्स के जरिए यह जानने की कोशिश की कि ईवीएम मशीन रीडिंग से वोटिंग पैटर्न का पता लगा सकने की संभावना या आशंका में कितना दम है। चुनाव आयोग ने माना कि पोलिंग स्टेशन वार मतगणना होने की स्थिति में ऐसी स्थिति आ जाती है कि कई क्षेत्रों और पॉकेट में वोटिंग पैटर्न सबको पता लग जाता है, जिससे उस क्षेत्र के मतदाताओं को डराया धमकाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने 2008 में यूपीए सरकार को उस टोटलाइजर उपाय का सुझाव दिया था। आयोग का कहना था कि टोटलाइजर के इस्तेमाल से ईवीएम में पड़े वोटों की गोपनीयता बनी रह सकती है। चुनाव आयोग की यह मांग जनवरी 2013 में कानून आयोग के पास गई थी। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से यह खबर मीडिया में भी आई कि टोटलाइजर मशीन का प्रदर्शन राजनीतिक दलों के सामने भी पेश किया जा चुका है। उस समय कांग्रेस, बसपा, राकपा ने इसका खुला समर्थन किया था। वहीं भाजपा और माकपा ने भी सैद्धांतिक रूप से इस पर अपनी सहमति जता दी थी और इसके इस्तेमाल को लेकर पूरी सतर्कता बरतते जाने की सलाह भी दी थी। लेकिन 2014 के बाद कानून आयोग ने मार्च 2015 में भेजी रिपोर्ट में चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। कांग्रेस, राकपा और बसपा ने भी स्पष्ट रूप से टोटलाइजर मशीन के इस्तेमाल के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। लेकिन भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, पीएमके ने टोटलाइजर का विरोध कर दिया। 22 अगस्त 2016 की खबर थी, मतगणना के दौरान वोटिंग का रुझान सार्वजनिक होने से रोकने के लिए टोटलाइजर मशीन के इस्तेमाल पर फैसला लेने को केंद्र ने मंत्रियों की एक समिति बनाई थी,
गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति को इस पर निर्णय लेना था और कैबिनेट को सिफारिश भेजनी थी। सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाया था। 5 अगस्त को कोर्ट ने टोटलाइजर पर 8 हफ्ते में फैसला देने का आदेश दिया। समिति में वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सदस्य बनाया गया। फरवरी 2017 में एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में टोटलाइजर का विरोध किया, जबकि भारतीय कानून आयोग और भारतीय चुनाव आयोग ने टोटलाइजर की शुरुआत का समर्थन किया। लॉ कमीशन ने कहा कि टोटलाइजर से 2014 में देखी गई परिस्थितियों के मूल्यांकन में मदद मिल सकती है। केंद्र को भेजी मांग में चुनाव आयोग ने दलील दी कि एक ईवीएम मशीन के जरिए गिनती करने से गोपनीयता नहीं रहती है। वहीं मोदी सरकार का कहना था कि इस मशीन के इस्तेमाल से सभी पोलिंग स्टेशनों के आंकड़े एकत्र हो जाने के बाद यह पता चलना कठिन हो जाएगा कि किस बूथ से किस पार्टी या प्रत्याशी को कितने वोट मिले। बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में टोटलाइजर उपकरण लगाने की अपनी पुरानी मांग को चुनाव आयोग ने छोड़ा नहीं है। उसने उसके लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में संशोधन की मांग तक कर रखी है। उसका कहना है कि इस मशीन से मतगणना के समय मतदान रुझान को सार्वजनिक होने से रोका जा सकता है। इससे मतदाताओं की गोपनीयता भी बरकरार रहेगी और चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को कानून मंत्रालय से हरी झंडी मिल भी चुकी है। उसने चुनाव सुधारों पर 10 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में टोटलाइजर मशीन के इस्तेमाल की सिफारिश की है। कानून मंत्रालय ने पीएमओ के भेजे अपने नोट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 वर्षों से याचिका पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट का सख्त निर्देश है कि इस बारे में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। इसके बाद पीएमओ के निर्देश पर मंत्रियों की समिति बनाई गई। समिति से कहा गया कि वह टोटलाइजर मशीन का इस्तेमाल करने या नहीं करने पर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट को तुरंत सौंपे। मौजूदा व्यवस्था में प्रत्येक मतदान केंद्र के वोटिंग का रुझान सार्वजनिक हो जाता है। इससे उस क्षेत्र के मतदाताओं के उत्पीड़न का खतरा बना रहता है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार यानी एनडीए की मोदी सरकार के टोटलाइजर को गैर जरूरी ठहराने का राजनीतिक फैसले पर किसी भी प्रभु ने या किसी भी पार्टी ने आज तक कोई सवालिया निशान नहीं लगाया है। किसी ने यह पूछा ही नहीं कि किसी बूथ से किसी पार्टी या प्रत्याशी को कितने वोट मिले, यह जानना किसी पार्टी के लिए क्यों जरूरी है। तब बेचारा वोटर क्या माने? क्या चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव को केंद्र की एनडीए सरकार पूर्णतः खारिज कर चुकी है या उसे खटाई में डाल दिया है? और क्यों डाला? अब ये वोटर करे तो क्या करे, जो चुनाव में अपना वोट देने के लिए बूथ तक जाने के बारे में आज भी खुलकर बोलने बतियाने में डरता है। वो तो चुनाव के पहले ही चुनाव के बाद के परिणाम से भयभीत है। उसको लगता है कि चुनाव में जीत पक्की करने के दावे के साथ दिग्गज दबंग पार्टियों ने बूथ पर इंतजाम की जो स्ट्रेटजी बनाई है, वह इसी भय को शान पर चढ़ाने का वैधानिक तरीका है और इसमें मदद करता है। टोटलाइजर जैसे तकनीकी व्यवस्था को खटाई में डालने का राजनीतिक फैसला मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। अगर आपकी समझ में आता है तो जरूर अपना कमेंट दीजिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे, आपको उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि सबको जानना जरूरी है कि टोटलाइजर है क्या, ये प्रस्ताव क्या है और इससे आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा। राजनीतिक दल क्यों इसको लागू नहीं करवाना चाहते, क्यों टोटलाइजर जो आम वोटर के हक में है उसके खिलाफ राजनीतिक दल हैं, ये जानना आपका हक है। तो ये खबर कहीं आपको मिलेगी नहीं और इसलिए आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।